हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी एकेडमी। मैं हूं पूजा और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस चैनल पर हम क्लास 9 to 12 सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप पढ़ाते हैं। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीरियस हो और आप कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स चाहते हो तो समझ लो ये चैनल आपके लिए ही है। देखो, इंटेलिजेंट वो नहीं होता जो सब कुछ पढ़ के जाए। इंटेलिजेंट वो होता है जिसे पता होता है कि क्या मुझे पढ़ना चाहिए और क्या मुझे नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो उन्हीं चीज़ों को आपको बताने के लिए हमने ये चैनल बनाया है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में डायरेक्ट या थोड़ा ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं और जिनसे आपका 60 to 70% पेपर बनता है। ठीक है, यहाँ से आपका इतना, कम से कम इतना तो आप कवर करके ही जाओगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही और इन्फॉर्मेशंस के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, लिंक, और अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर नोट्स भी प्रोवाइडेड किए जाएंगे। हाँ जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, देखो आपके 3 सेक्शन के अंदर पेपर डिवाइड होगा। पहले आएगा रीडिंग स्किल्स, कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, सभी आएंगे। सेक्शन बी रहेगा आपका राइटिंग और ग्रामर स्किल्स, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सब आएगा। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, आपका पोएम्स एंड लिटरेचर यहाँ पर आएगा। 40 मार्क्स का ये सेक्शन है, यानी कि ज़रूरी है, ये 20 मार्क्स के हैं। सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स को हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आपके क्वेश्चन पेपर में पैसेज आए, सबसे पहले इसको पढ़ने की बजाय, ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सबसे पहला, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज। पैसेज के अंदर मेन एडवांटेज क्या है टेक्नोलॉजी का। सबसे आसान तरीका क्या होता है कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं तो आप जो है बिना मतलब में पूरा पैसेज पढ़ने की बजाय आप आंसर्स को ढूंढोगे। ठीक है, अदरवाइज आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले पूरा पैसेज रीड करोगे, फिर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, फिर दोबारा पैसेज पढ़ोगे आंसर देने के लिए। तो इससे अच्छा पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो और फिर जो है आप पैसेज पढ़ो और फिर दोबारा कंफर्मेशन के लिए पैसेज पढ़ के सीधा आंसर्स दे दो। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप जल्दी एफिशिएंटली काम कर पाओगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ मॉडर्न ह्यूमन लाइफ। टेक्नोलॉजी जो है वो मॉडर्न ह्यूमन लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसे आज हम अलग नहीं कर सकते हैं। स्मार्टफोन से लेके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक डिजिटल टूल्स नाउ इन्फ्लुएंस हाउ पीपल कम्युनिकेट, वर्क एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स। ये बिल्कुल सही बात है कि आज के टाइम पे लोगों का हर एक जो काम करने का तरीका है वो सोशल मीडिया, ठीक है, स्मार्टफोन्स, इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होता है। पहले बिजनेस कैसे होता था, पहले लोग अपना बिजनेस जो है वो अपने काम को लेकर करते थे। ठीक है, किसी का स्टील का बिजनेस है, किसी का किसी तरह का बिजनेस है, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया का भी बिजनेस होने लग गया है। ठीक है, तो लोग काम कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे, बिल्ड कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ये हमें इनसे इन्फ्लुएंस होकर पता लगती है। While technology has made communication faster and more convenient, it has also raised concerns about the quality and depth of human connections. Human connections की quality और depth को question किया गया है क्योंकि इतने सारे changes आ गए हैं। फ़ायदा तो हुआ है, बातें आप अच्छे से और कन्वीनियंटली कर पाते हो, लेकिन कुछ नुकसान भी हुए हैं। One of the greatest advantages of technology is its ability to connect people across distances. सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि डिस्टेंसेस के दौरान टेक्नोलॉजी लोगों को कनेक्ट करवा सकती है। परिवार जो शहरों से और कंट्रीज से बिछड़ गए हैं वो डिस्टेंस कवर करते हैं। कैसे करते हैं, वीडियो कॉल्स के माध्यम से, इंस्टेंट मैसेजिंग के माध्यम से। सोशल मीडिया अलाउज इंडिविजुअल्स टू शेयर एक्सपीरियंसेस। सोशल मीडिया लोगों को एक्सपीरियंस शेयर करने में मदद करती है, इमोशंस, अचीवमेंट्स विद अ वाइड ऑडियंस। आप सोशल मीडिया चलाते हो तो आपकी ऑडियंस का कोई अंत नहीं है। आपकी वीडियो
जो है सिडनी भी जा सकती है, अमेरिका, यूके, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी भी कोने में आपकी वीडियो जा सकती है। आपकी ऑडियंस अनंत है। ड्यूरिंग emergencies or global crisis, technology has proven to be a powerful tool for spreading awareness and providing support. सपोर्ट करना, अवेयरनेस को स्प्रेड करना, न्यूज़ के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से आज के टाइम पे हर एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हो गई है। आपने देखा होगा एक पुलवामा अटैक के दौरान एक आर्मी ऑफिसर ने एक वीडियो बनाया था जो कि वायरल हुआ था एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचा था। तो हर एक इंडिविजुअल, अगर आपकी वीडियो जो है किसी के पास भी जा सकती है, ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज रहा है। हाउएवर, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी कैन वीकन रियल लाइफ इंटरेक्शंस। अगर आप टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा मतलब उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आप रियल लाइफ से जो है हटने लग जाते हो। एक केस हुआ था जापान में जहाँ पर एक लिविंग बीइंग यानी कि एक इंसान ने जो है शादी की थी डॉल से, ठीक है, मैनरियोटे डॉल कुछ ऐसा ही था वो डॉल। एंड उनका मानना था कि उसे जो है वो मतलब कि ह्यूमंस इंसान उसे समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो डॉल उसे अच्छे से समझ लेती है, इसीलिए उसने उसके साथ शादी कर ली। दिस इज़ अ रियल केस, ये रियल केस है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा एक जो डिसएडवांटेज है टेक्नोलॉजी का वो ये है, मैनी पीपल प्रेफर टेक्सटिंग ओवर फेस टू फेस कॉन्वर्जेसन। आमने सामने मिल के बात ना करने की बजाय वो टेक्स्ट पर बात करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, विच मे रिड्यूस इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। नॉन वर्बल क्यूज सच एज टोन, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज आर ऑफन मिसिंग इन डिजिटल कम्युनिकेशन। आप मैसेज पे बात कर रहे हो तो ना तो आपको पता लगेगा सामने वाला खुश है, दुखी है, सरकास्टिक हो रहा है, ठीक है, हाइपोथेटिकली बात कर रहा है, कहीं वो हिपोक्रेसी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता लगती हैं, लीडिंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। मोर ओवर, द हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली चेकिंग फोन्स ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग्स कैन मेक इंडिविजुअल्स अपीयर डिस्ट्रैक्टेड और डिसइंटरेस्टेड। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की हर एक क्लास के अंदर आपको सिखाया गया होगा दैट ड्यूरिंग अ कॉन्वर्जेशन, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, यू शुड कीप योर फोन आउट ऑफ द व्यू। आपको अपना फ़ोन जो है वो दूर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि वो आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। क्योंकि अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और आपका ध्यान बात करते वक्त भी कहीं हो रहा है, इसका मतलब आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज होती है, ठीक है। अनदर कंसर्न इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे एक बहुत बड़ा असर हो रहा है आज के टाइम पे। छोटे छोटे बच्चे जो है फ़ोन से एडिक्टेड हो चुके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऑफन प्रेजेंट आइडियलाइज्ड वर्जन ऑफ लाइफ, क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हमें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलती है। इंस्टाग्राम पे आप किसी की एक वीडियो देखकर जज कर देते हो दैट ये पर्सन कितना खुश है, बट ये तो आपको भी नहीं पता, क्या पता उसने अपनी लाइफ का बेस्ट मोमेंट ही डाला हो इंस्टाग्राम पे, क्या पता उसने बाकी अपने सैड मोमेंट्स अपने पास रखे हो। आप अपनी इंस्टाग्राम पे क्या सैड वीडियोस पोस्ट करते हो खुद की रोते वक्त, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है उस वक्त? नहीं, आप उस टाइम पे बेस्ट सबसे अच्छी पिक्चर्स आप अपलोड करते हो इंस्टाग्राम पे, सबसे बेस्ट मोमेंट्स नाचने के, जहाँ पर आप अच्छे लग रहे हो वो चीज़ें पोस्ट करते हो। आपकी तरह ही बाकी लोग भी सिर्फ वही चीज़ें पोस्ट करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो वो एक आइडियलाइज्ड वर्जन ज़िंदगी का आपको दिखाते हैं, जो कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। इस दुनिया का अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर टाइप का इंसान डेली खुश नहीं रह सकता। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में आती है। कॉन्स्टेंटली कंपेयर करना एक दूसरे से कि मेरी लाइफ तो कितनी ख़राब है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, ये सब चीज़ों का कंपैरिजन करना कैन लीड टू फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, एंजाइटी एंड लोनलीनेस, स्पेशली अमंग यंग यूज़र्स। यंग यूज़र्स, छोटे छोटे यूज़र्स को जब ऐसी चीज़ें एडिक्ट होती हैं और वो जब अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं तो ये जो है काफ़ी मेंटली डिस्टर्बिंग होता है। आयरनिकली, डिस्पाइट बीइंग कनेक्टेड ऑल द टाइम, मैनी पीपल फील इमोशनली आइसोलेटेड। कनेक्ट होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग इमोशनली आइसोलेटेड फील करते हैं। टेक्नोलॉजी sorry, has also changed the nature of friendships. Online friendships are easier to form but harder to maintain meaningfully. ऑनलाइन किसी को दोस्त बनाना आसान है लेकिन उस चीज़ को मेंटेन करना मुश्किल है। वाइल वर्चुअल कनेक्शंस कैन ऑफर कंफर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, दे कैन नॉट फुली रिप्लेस द वार्मथ ऑफ पर्सनल इंटरेक्शंस। पर्सनल इंटरेक्शन की जो
फ़ायदे होते हैं उनको कभी भी एक फ़ोन के द्वारा आप नहीं फील कर पाओगे। जो असली रिलेशनशिप है उन्हें समय, एफर्ट और इमोशनल प्रेजेंस चाहिए होता है। इन कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी इज़ नाइदर entirely beneficial nor completely harmful to human relationship. Its impacts depend on how wisely it is used. When balanced with real world interaction, technology can strengthen bonds and enhance communication. However, overuse can lead to the emotional distance and reduce social skills. Therefore, individuals must learn to use technology as a tool to support a relationship, not replace them. देखो ये क्या कह रहा है कि टेक्नोलॉजी ना तो हमारे लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक है, ना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसका जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है कि आप इसे किस प्रकार से यूज़ करते हो। जब एक बैलेंस तरीके से रियल लाइफ ज़िंदगी में यूज़ किया जाए तो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे काम को, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकती है और इन्हेंस कर सकती है हमारी कम्युनिकेशन को। लेकिन अगर इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम इमोशनली डिस्टेंस्ड हो जाएंगे और हमारी सोशल स्किल्स बिल्कुल बकवास हो जाएंगी। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो सिर्फ फ़ोन पे लगे रहते हैं, उन्हें बात करना नहीं आता है लोगों से, वो कुछ भी बोल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सोशल इंटरेक्शन उनका अच्छा नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि जब आप एक लोगों के बीच में बैठे होते हो, जब आप बड़ों से छोटों से बात कर रहे होते हो तो हर किसी से बात करने का एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन्ड इन द पैसेज। सबसे बड़ी मेन जो है क्या एडवांटेज है टेक्नोलॉजी की? एंटरटेनमेंट, ये तो कोई एडवांटेज नहीं हुआ। एडवांटेज है बट नहीं। काम का एडवांटेज क्या है जो हमारे पैसेज में डिस्क्राइब किया है? दैट इज़ कनेक्टिंग पीपल ओवर डिस्टेंसेस। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी। वाई कैन डिजिटल कम्युनिकेशन कोज मिसअंडरस्टैंडिंग। डिजिटल कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि पुअर इंटरनेट कनेक्शन नहीं, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है। एब्सेंस ऑफ नॉन वर्बल क्यूज़। हाँ जी, नॉन वर्बल क्यूज़ का मतलब होता है कि आप जब किसी की इमोशंस को, उनकी टोन ऑफ वॉइस को ना देख पाओ। नॉन वर्बल क्यूज़ यानी कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन को, उनकी टोन को, उनके इमोशंस को जब आप सामने सामने ना देख पाओ तो उसे जो है नॉन वर्बल क्यूज़ कहते हैं, और जो कि बिल्कुल सही है। हमने पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि आप कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन के दौरान आप सामने वाले का चेहरा नहीं देख सकते, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप नहीं देख सकते, राइट? हाँ जी। व्हाट इफेक्ट कैन सोशल मीडिया हैव ऑन मेंटल हेल्थ? इंक्रीज कॉन्फिडेंस नहीं, रिड्यूस्ड स्ट्रेस नहीं, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, क्योंकि आप अपने आप को लोगों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, हाँ जी। फोर्थ इज द राइटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड क्यों है? ना तो पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है, ना इंडिफरेंट है, सिर्फ बैलेंस्ड है। हाँ जी। अब हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देने हैं। हाउ डज टेक्नोलॉजी अफेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन? फेस टू फेस कम्युनिकेशन को कम कर देता है, क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस फेस टू फेस कम्युनिकेशन एज पीपल प्रेफर टेक्सटिंग टू द और ऑनलाइन इंटरेक्शन। लोग जो है मिलने से ज़्यादा एक दूसरे से टेक्स्ट पे बात करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि नॉन वर्बल क्यूज तो आपको मिल ही नहीं रहे हैं, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज मिसिंग है, जिससे आप पर्सनल कनेक्शन से बिल्कुल कम हो जाएंगे। अब आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप आमने सामने उस इंसान के जाएंगे और वो आपको वर्बल क्यूज, नॉन वर्बल क्यूज दे भी रहा होगा, तब भी आप उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उस चीज़ से बिल्कुल अनफेमिलियर हो। ठीक है, वाई डज द ऑथर से ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स आर हार्डर टू मेंटेन? ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स जो है उनको बनाना बहुत आसान होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर इमोशनल डेप्थ नहीं होती है। ठीक है, वो जो है पर्सनल इंटरेक्शन को मिस कर देते हैं, ना उनको टाइम देना पड़ता, ना एफर्ट देना पड़ता, जो कि ज़रूरी है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के लिए। और इसीलिए ये सब ना होने के कारण ही मुश्किल हो जाता है लॉन्ग रन में टिकना। ठीक है, व्हाट डज द राइटर सजेस्ट फॉर हेल्दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी? राइटर जो है वो सजेस्ट करते हैं कि हमें डिजिटल कम्युनिकेशन को रियल लाइफ इंटरेक्शन के साथ बैलेंस करके रहना चाहिए। ठीक है, ना तो ज़्यादा वो अच्छी है, ना ज़्यादा बुरी है। ये हमारी रिलेशंस को सपोर्ट करे, ना कि रिप्लेस करे हमारी पर्सनल कॉन्टैक्ट को और इमोशनल प्रेजेंस को। अब हमें पैसेज को दोबारा से रीड करना है। तो ये जो नीचे दी गई टेबल है ये हमें एवरेज डेली स्क्रीन टाइम दिखाती है, घंटे, दिस इज़ आवर्स,
ऑफ टीनेज 13 से 18 साल के बच्चों का। ऑनलाइन क्लासेस 3 घंटे चलती हैं, सोशल मीडिया 2.5 घंटे, गेमिंग 1.8 आवर्स, वॉचिंग वीडियोज़ 2 आवर्स एंड एजुकेशनल रीडिंग ओनली हाफ आवर। कैन यू सी इट? अब देख रही है, आप लोगों का ही डाटा है बेसिकली। ये जो डाटा है, सबसे पहले हमने क्या करेंगे, आज हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। विच एक्टिविटी टेक्स मोस्ट स्क्रीन टाइम? कौन सी सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रही है? हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम ले रही है। हाँ जी। दूसरा क्या था? व्हाट एक्टिविटी हैज़ द लीस्ट स्क्रीन यूसेज? कम से कम स्क्रीन यूसेज किसकी है? हमारी एजुकेशनल रीडिंग की। तो एजुकेशनल रीडिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन इज वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम मेंशन्ड इज। अगर हम स्क्रीन टाइम ज़्यादा टाइम देखते हैं तो हमारी क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं? मेमोरी इम्प्रूव होगी क्या ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखने से? नहीं। आईसाइट अच्छी होगी? नहीं। स्लीप डिस्टर्बेंस होगा? इंक्रीज फिटनेस? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। कभी कभी आपको पैसेज रीड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कॉमन सेंस से भी आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए इतना टाइम वेस्ट करने का। हाँ जी। द डाटा मेनली फोकसेज ऑन किसके ऊपर? अडल्ट्स के ऊपर करता है? नहीं। चिल्ड्रन बिलो 10? नहीं। टीनेजर्स पे करता है? एल्डरली पीपल पे? नहीं। हमने ऊपर टीनेजर्स का ही डाटा देखा था ना, देखो 13 से 18 साल, 13 से 13 टू 18, यानी कि ये डाटा जो है वो टीनेजर्स का है। ठीक है, तो टीनेजर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं। व्हाई इज लो स्क्रीन टाइम फॉर एजुकेशनल रीडिंग अ कॉन्सर्न? लो स्क्रीन टाइम एजुकेशनल रीडिंग के लिए सबसे बड़ा कॉन्सर्न इसलिए है क्योंकि बच्चों की रीडिंग हैबिट्स बिल्कुल कम हो रही है। रीडिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी वोकैबलरी, कॉम्प्रीहेंशन, क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, रिड्यूस्ड रीडिंग में नेगेटिवली इफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में दिक्कत आ सकती है। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ कैन पेरेंट्स हेल्प टीनेजर्स मैनेज स्क्रीन टाइम? कैसे मैनेज कर सकते हैं? पेरेंट्स जो है वो लिमिट लगा सकते हैं कि भाई तुम्हें सिर्फ दिन में 1 घंटा देखने को मिलेगा। एनकरेजिंग आउटडोर एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना। कैसे एनकरेज करेंगे? आप लोगों के साथ खेल के रीडिंग हैबिट्स को प्रमोट करना, और ये इंश्योर करना कि स्क्रीन टाइम के दौरान आपको रेगुलर ब्रेक मिले ताकि आप जो है एक हेल्दी बैलेंस बना सको स्टडी, रिक्रिएशन एंड फिजिकल एक्टिविटी के बीच में। हाँ जी। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द डाटा? द डाटा शोज दैट द टीनेजर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन द ऑनलाइन क्लासेस एंड एंटरटेनमेंट। ऑनलाइन क्लासेस देखने में और एंटरटेनमेंट में वो अपना सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, वाइल एजुकेशनल रीडिंग रिसीव्स मिनिमल अटेंशंस, हाईलाइटिंग द नीड फॉर बेटर स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी। सेक्शन बी क्या है? राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। अब हमें ग्रामर पर आ जाएंगे। ग्रामर के अंदर आपका सिलेबस जो है उसके अंदर आएगा, हाँ जी, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ग्रामर में आपका आएगा डिटरमाइनर्स, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट एंड रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। बहुत ही आसान है। चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर। ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले हम डिटरमाइनर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? देखो, डिटरमाइनर्स वो शब्द होते हैं जिन्हें आप नाउन से पहले लगाते हो ताकि आपका सेंटेंस और भी ज़्यादा मीनिंगफुल बन सके, उसके बारे में, नाउन के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल सके। ठीक है। वो हमें क्या हेल्प करते हैं? वो हमें विच का जवाब देते हैं, विच थिंग कौन सी चीज़, हाउ मैनी कितनी चीज़ें, हुज हाउ मच, ये सभी क्वेश्चंस का हमें जवाब देती है। ठीक है। शी डज नॉट हैव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशन स्केड्यूल। उसे एग्ज़ाम के बारे में डैश इंफॉर्मेशन नहीं पता, उसे एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो मच इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ जी। सेकेंड इज व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी। अब देखो, ऑलरेडी का मतलब यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। हाँ जी। सॉरी।
जब मैं स्टेशन पहुंचा पास्ट टेंस, द ट्रेन ऑलरेडी, पहले से ही ट्रेन क्या कर सकी होगी, यहाँ पे हमें लीव ऑप्शन दिया है और लीव हमें वर्ब के अकॉर्डिंग लगाना है। लीव, द ट्रेन ऑलरेडी हैड लेफ्ट, द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। लीव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि पास्ट टेंस है, काम ऑलरेडी हो चुका है। पास्ट परफेक्ट के अंदर हम कौन सा नाउन लगाते हैं, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं, ठीक है। हाँ जी, द यू डैश फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट, तुम्हें डैश ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए एक्सीडेंट से बचने के लिए। देखो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक रूल को जो है करना ही करना पड़ेगा का क्या, मस्ट। यू मस्ट ऑलवेज फॉलो, ठीक है, मस्ट ऑलवेज भी लगा सकते हो या फिर मस्ट तो आएगा ही आएगा। यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ठीक है, समझ आ रहा है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, कोशिश की जाएगी कि आपके हर एक डाउट का हम जवाब दें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हमें करेक्ट वर्ब भरना है। नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द क्लासरूम, ना तो बच्चे और ना ही स्टूडेंट्स जो है वो वर प्रेजेंट है। वर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो नियरेस्ट वर्ड क्या है, स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के साथ क्या आएगा, हमारा वर आएगा, ठीक है। यहाँ पर आर भी आ सकता है, आप इसको प्रेजेंट टेंस में भी, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप इसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बनाओगे तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो है नेगेटिव नहीं होता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में अगर आप नेगेटिव ना लिखोगे तो हमेशा आपको पास्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिसने भी रूल्स नहीं पढ़े उसको कन्फ्यूजन होएगा ही होएगा, तो एक बार रूल्स आपने अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। जब भी आप जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो आपको जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना होता है, ठीक है, तो वर आएगा। हाँ जी, your fifth question is the following sentence has one error, identify and correct it। हाँ जी, he don't know the answer to the question, नहीं, don't know नहीं आएगा, he doesn't know the answer to the question, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। दे डोंट नो आएगा, दे डोंट नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डजंट आएगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज ईच ऑफ द प्लेयर्स वर गिवन अ सर्टिफिकेट। गलती यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ द प्लेयर वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। ईच क्या होता है, हर एक प्लेयर को सिंगुलर बताया गया है। शी वॉज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर परफॉर्मेंस। हाँ जी, यहाँ पर अगर आप सेंटेंस में देखोगे तो कोई गलती नहीं लग रही है। जब भी ऐसा लगे कि सेंटेंस तो ठीक लग रहा है, फिर आप स्पेलिंग्स पे ध्यान देना स्टार्ट किया करो, ठीक है। अब देखो, शी बिल्कुल सही है, वॉज भी सही है, कॉन्शियस नहीं, कॉन्शियस गलत है, कॉन्शियस की स्पेलिंग गलत दी हुई है, ठीक है। तो कॉन्शियस की स्पेलिंग क्या होती है, CONSCIOUS। कॉन्शियस की स्पेलिंग क्या होती है, CONSCIOUS, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट इज शी सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स। उसने कहा कि मैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चेंज द फॉलोइंग इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, रिपोर्टेड, अच्छा ये करेक्ट वाला नहीं है, ये सेकंड क्वेश्चन है, हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करना है, ठीक है। तो उसने कहा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स। ये कौन सा सब्जेक्ट, ये कौन सा है, वो है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कि काम अभी चल रहा है, मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, काम अभी हो रहा है, वो तैयारी कर रही है। अब हमें इसे किस में चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, यानी कि हमें इसे पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो शी सेड दैट
जब भी आपको पास्ट का कोई भी सेंटेंस बनाना पड़े तो वॉज और वर लगता है, ठीक है। सबसे एक कॉमन तो यही होता है वॉज वर लगाने का। तो शी सेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर बोर्ड एग्जाम्स। शी वॉज, वह तैयारी कर रही थी। तो आई एम की जगह क्या आ जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, माई की जगह क्या आ जाएगा, हर बोर्ड एग्जाम्स। आया समझ में सबको? हाँ जी। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू द रिपोर्टेड स्पीच। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि आज तुम लेट क्यों हो। हाँ जी, तो देखो यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आप, रिपोर्टेड स्पीच का क्या मतलब होता है, देखो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है कि जब जो है इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, पूजा सैड दैट शी इज़ गोइंग टू द मार्केट। यानी कि आप एक थर्ड पार्टी बनकर इस जो है सेंटेंस को चेंज करोगे कि आप एक बीच में आपको एक मैसेंजर बनना है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये आपको इस सेंटेंस ये दिया गया है, उसने कहा कि मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। अब आपको किसी को जाके आप क्या बताओगे, शी सेड दैट शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। यानी कि आप जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक थर्ड पार्टी बन जाते हो और आपको एज एन थर्ड पार्टी उस सेंटेंस को चेंज करके बताना है। आया समझ में? तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे। अब मैं अगर किसी को जाके ये सेंटेंस बताऊंगी तो कैसे बताऊंगी, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि आज तुम लेट क्यों आए हो। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट कोमा व्हाई आर यू लेट टुडे, ठीक है। अच्छा, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे। टीचर ने स्टूडेंट से, ओके मेरे वाला सेंटेंस गलत था। क्यों था गलत? क्योंकि हमें ये वाला रिपीट नहीं करना है। और इसका मतलब एक और क्या निकलता है कि आप आज के दिन ही इस बात को नहीं बता रहे हो, आप किसी और दिन ये बात बता रहे हो, ठीक है। अगर आज ही ये बात मुझसे किसी ने पूछी होती तो मैं कहती द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई आर यू लेट टुडे। लेकिन क्योंकि ये बात जो है काफ़ी दिनों बाद पूछी जा रही है तो इसको कैसे लिखोगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई ही वाज लेट दैट डे। तुम उस दिन क्यों लेट आए थे, ठीक है। तो ये कभी भी जो है प्रेजेंट में, रिपोर्टेड स्पीच कभी प्रेजेंट में नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच हमेशा पास्ट के अंदर लिखी जाएगी, ये चीज़ें याद रख लो, ठीक है। और पास्ट के अंदर कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, पास्ट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सॉरी, ही सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी विद माई होमवर्क। उसने मुझसे कहा कि कृपया मेरा काम करने में मेरी मदद करो। ही रिक्वेस्टेड, प्लीज़, प्लीज़ जहाँ पे भी आ जाए मतलब सामने वाला रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो आप कैसे लिखोगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम विद हिज होमवर्क। उसने मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसका होमवर्क करने में उसकी मदद करूं। प्लीज़ यानी कि रिक्वेस्ट करना। रीराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अब हमें इसको डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है, कैसे करोगे, शी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब हमें इसे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, शी सेड दैट शी कुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। देखो उस लड़की ने कहा कि मैं इस दिक्कत को सॉल्व कर सकती हूँ। अगर मैं थर्ड पार्टी हूँ तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। तो कैसे होएगा, शी सेड दैट शी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वह दिक्कत को सॉल्व कर सकती है। यू आर अ रेजिडेंट ऑफ ग्रीन पार्क कॉलोनी, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन इन योर एरिया। भाई फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, ये समझ लो कि आपके एग्ज़ाम का सबसे एक बोनस मार्क्स है। ये 5 मार्क्स आपको फ्री में मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, लेटर राइटिंग से आसान ना तो कोई फॉर्मेट होता है और ना ही लेटर राइटिंग लिखना उससे आसान कोई क्वेश्चन भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें आपके नंबर कट रहे हैं तो आप बहुत ही पीछे हैं तैयारी करने में, ठीक है। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट मैं आपको बता देती हूँ, अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपको जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर को ही ये लेटर लिखने को आए। हो सकता है आपको प्रिंसिपल को लिखने को आ जाए, आपको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को लिखने को आ जाए, किसी का भी आ सकता है। फॉर्मेट यही रहेगा।
फॉर्मल लेटर का अलग फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल लेटर का अलग होता है। फॉर्मल लेटर होता है जब आप किसी अननोन पर्सन को अपना एक लेटर भेज रहे हो प्रोफेशनली, जैसे प्रिंसिपल को भेजोगे, म्यूनिसिपल जो है कॉरपोरेशन को भेजोगे, या फिर और किसी को भी भेज रहे हो। इनफॉर्मल लेटर होता है जब आप फैमिली में किसी को भेज रहे हो, अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, दोस्त को, दादी, नाना, चाची, मामा, मामी, इन सबको जब आप लेटर लिखते हो तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। इनफॉर्मल लेटर आप उन्हीं लोगों को लिखते हो जिन्हें आप पर्सनली जानते हो, जिनके साथ आपका कोई रिलेशन होता है, ठीक है। फॉर्मल लेटर लिखते वक्त सबसे पहले होगा सेंडर का एड्रेस। भाई जिसको आप भेज रहे हो लेटर, सबसे पहले उसका एड्रेस लिखो, किस डेट को लेटर लिखा जा रहा है वो डेट लिखो, रिसीवर का एड्रेस लिखो, जिसके पास ये पहुंचेगा लेटर उसका एड्रेस लिखो, सब्जेक्ट क्या है, भाई तुम लेटर लिख क्यों रहे हो ये आपको बताना पड़ेगा। सॉल्यूशन यानी कि सर सॉल्यूशन में आप लिख सकते हो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। और इस तरह के आप कुछ एक्सप्लेनेशंस यूज़ कर सकते हो। बॉडी यानी कि अब आप यहाँ से लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी में आप बॉडी में 3 पैराग्राफ होंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनी एंड आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर द लास्ट 10 years। मेन कंटेंट आएगा। अब यहाँ पर मेन कंटेंट क्या आएगा, I have been noticing from the last few months that the garbage has not been picked up regularly and it stinks in the area which causes many हार्मफुल, और मतलब कि हार्मफुल गैसेस कह सकते हो, ठीक है, या फिर कचरा ज़्यादा फैल रहा है, यानी कि इट हैज़ बीन स्प्रेडिंग वेरी स्मेल वेरी मतलब बुदबुदार को इंग्लिश में कहते हैं हम स्टिंकी। It has been spreading stinky smell and it is very inconvenient to walk through the area, ठीक है, due to which many dogs, I have been noticing many dogs in the colony due to the dirt and the smell, ठीक है, which has been very difficult for the society, ठीक है। ऐसा कुछ मेन कंटेंट लिखो जिससे आपको दिक्कत हो रही है। कंक्लूजन, एंड ऑफ द लेटर, I hope you will recognize, I hope you will try to, देखो कंक्लूजन में आप लिखोगे कि मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारी इस समस्या पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे और हमारी इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे। वी होप दैट यू नोटिस आवर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल एंड ट्राई टू एलिमिनेट इट। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। वी होप टू लिसन टू द रिजल्ट्स वेरी सून। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे लिए कोई ना कोई समाधान ढूंढ के लाओगे। थैंक यू, ठीक है। सेंडर का नाम लिख दो। तो अब हम जो है अब यहाँ पर इसी को प्रैक्टिकल में करेंगे। हमें ऑलरेडी हमसे एड्रेस दिया हुआ है ग्रीन पार्क कॉलोनी सेक्टर 15 हिसार का, ठीक है। तो ये हो गया सेंडर एड्रेस। ये आपकी हो गई डेट, भाई आप कौन सी डेट को जो है ये लेटर लिख रहे हो, ठीक है। किसकी तरफ से किसको भेजा जा रहा है, म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हिसार, ग्रीन पार्क कॉलोनी हिसार। ये सेंडर का एड्रेस है। मैं लेटर लिख रही हूँ तो ये मेरा एड्रेस है, ये दिनांक है, ये उसको जिसको ये लेटर जाएगा, ठीक है, यानी कि हिसार की म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेन रिगार्डिंग द इरेगुलर गार्बेज कलेक्शन, सर या मैडम। दिस आई विश, हाँ जी, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। देखो स्टार्ट करने का हर किसी का अलग तरीका होता है। आपका तरीका गलत नहीं है, ठीक है, तो आप अपना तरीका भी यूज़ कर सकते हो। और अगर किसी को कोई आइडिया नहीं है कैसे स्टार्ट करना, तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द इरेगुलर गार्बेज कलेक्टेड इन द ग्रीन पार्क कॉलोनी। मैं आपको एक दिखाना चाहती हूँ कि हमारी ग्रीन पार्क कॉलोनी में जो गार्बेज है वो रेगुलरली कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। जो गार्बेज बीन्स है वो अनअटेंडेड है, यानी कि उनको खाली नहीं किया जा रहा है दिनों तक, कॉजिंग फोल स्मेल एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। गंदी स्मेल आती है और अनहाइजीनिक कंडीशंस हो चुकी हैं। दिस हैज़ लेड टू द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज। इसकी वजह से बहुत सारी मच्छर जो है वो बढ़ गए हैं। इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क फॉर द रेजिडेंट्स, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल आर स्पेशली अफेक्टेड। छोटे बच्चे और बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा इससे जूझ रहे हैं, इस दिक्कत से। डिस्पाइट रिपीटेड वर्बल कंप्लेंट्स, क्योंकि हमने बार बार बोल कर अपनी दिक्कतों को बताया, किसी ने नहीं सुनी, ना किसी ने कोई ध्यान दिया। आई रिक्वेस्ट टू काइंडली लुक इनटू द मैटर। मैं आपसे जो है
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी इस दिक्कत को देखें और इंश्योर करें कि गार्बेज कलेक्शन रेगुलरली हमारे एरिया में होता रहे। थैंक यू यूअर्स सिंसियरली। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दो, जो भी आपका नाम है, ठीक है। हाँ जी, आप सोमिया है। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ABC प्राइवेट लिमिटेड हिसार अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एन ऑफिस असिस्टेंट एडवर्टाइज्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। पैटर्न है, फॉर्मल जॉब है तो वही, सेंडर का एड्रेस, डेट, रिसीवर्स डेजिग्नेशन, सब्जेक्ट, सिचुएशन। सर मैडम, पैराग्राफ 1 होगा इंट्रोडक्शन। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, मैं जो है असिस्टेंट, किसकी, असिस्टेंट मैनेजर था नहीं, ऑफिस असिस्टेंट था। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ ऑफिस असिस्टेंट एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर, ठीक है, एडवर्टाइज्ड इन एन लोकल न्यूज़पेपर। I fulfill the required qualifications and would like to be considered for the same. Paragraph 2, qualifications क्या है आपकी, skills क्या है। I have completed my graduation and undergraduations from possesses a good communication skill। आपने अपने जो है ग्रेजुएशन कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, जगह का नाम लिख दो। possess good communication skill, basic computer knowledge and ability to work sincerely and responsibly. Paragraph 3, I request you to look kindly into my application. I shall be grateful for an opportunity to attend the interview. Thank you, complimentary clause, yours sincerely, name और contact। वही, ठीक है। हाँ जी, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ, हाँ जी ये हम अभी पढ़ चुके हैं। मैंने अपनी क्लास 10th फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड, ठीक है। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एफिशिएंटली। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक काइंडली इनटू द माय एप्लीकेशन एंड गिव मी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लगभग सबका सेम ही आपका फॉर्मेट रहेगा। हाँ जी, 5th क्वेश्चन इज write an analytical paragraph based on the chart showing the percentage of students using different modes of transport to reach school। हमें एक एनालिटिकल पैराग्राफ बनाना है जिसके अंदर हमें चार्ट्स शो किए गए हैं परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग तरीके से स्कूल पहुंचते हैं। हाँ जी, आप पैराग्राफ कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। पैराग्राफ कम से कम आपका मतलब कि कम से कम आपका 1.5 पेजेस का होना चाहिए। जैसे ये आपकी शीट है, 2 तरह का पेज है, ये पूरा पेज भरोगे और ये आधा तो कम से कम। और भाई जिसको बहुत अच्छे से आता है वो 2 पेज भर दो, 5 मार्क्स क्वेश्चन आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी ये पैराग्राफ आपको बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है। द चार्ट इलिस्ट्रेट्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग वेरियस मोड्स ऑफ, देखो यहाँ पर आप ना, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कुछ बच्चे बस से जा रहे हैं, कुछ बच्चे बाइसिकल से जा रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऑटो रिक्शा जो है वो कर रहे हैं। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप ये बता सकते हो कि जो है कुछ बच्चों को कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, उनको पैदल आना पड़ता है, जो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है। और स्कूल की बस को कोई क्यों यूज़ नहीं कर रहा, आप वो भी बता सकते हो पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारी चीज़ें आप इसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। हाँ जी, यही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। सेक्शन सी, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, 40 मार्क्स का डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, अटेम्प्ट एनी वन एक्सट्रैक्ट। आपको कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, मैं आपको सारे कराने वाली हूँ, ठीक है। आप अटेम्प्ट सिर्फ वही करना जो आपको अच्छे से आता है। और पोयम एंड पोएट का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन के अंदर आपसे नहीं भी पूछा जाए तब भी आंसर लिखते वक्त अगर आप पोएट का नाम लिखते हो तो वो एक अलग से आपका इंप्रेशन पड़ता है टीचर पर, ठीक है। हाँ जी, Lenko lived in a small house at the edge of the village. The only thing that the earth needed was the rain. लिंको जो है वो एक गांव में रहता था, ठीक है। सिर्फ एक लौती चीज़ वहाँ की धरती को चाहिए थी, वो थी हमारी बारिश। द फील्ड वॉज वाइट कवर्ड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जो फील्ड है वो वाइट था, फूलों से भरा हुआ था, मतलब वहाँ पर क्रॉप्स बहुत अच्छी अच्छी उगी हुई थी और वो क्या प्रॉमिस कर रही थी, एक अच्छी हार्वेस्ट, एक अच्छी जो है जो एग्रीकल्चर वो
प्रॉमिस कर रही थी, लेकिन अचानक से अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक बहुत तेज तेज हवा चलने लगी. अलॉन्ग विद द रेन बिकेम द hailstones. The boy ran out to collect the frozen pearls. What does the earth needed रेफर टू? द अर्थ नीडिड किस चीज़ को रेफर किया गया है? रेन को. ठीक है, कि हमारी अर्थ को क्या चाहिए था? रेन चाहिए थी. द फ्रेज फ्रोजन पर्ल्स रेफर्स टू, फ्रोजन पर्ल्स किसे कहा गया है? हेल स्टोन्स को. ये तो आप पैराग्राफ पढ़ के भी दे सकते हो आंसर. व्हाट इफेक्ट डिड द हेल स्टोन हैव ऑन द क्रॉप्स? क्या किया? जब एक हेल स्टोन आता है, हेल स्टोन का मतलब होता है गोलाबारी, यानी कि ओले गिरना. ओला पता है ना, ओला वृष्टि, ओले गिरते हैं, वो आइस के ऐसे छोटे छोटे बॉल्स गिरते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारी क्रॉप्स के लिए भी और इंसानों के लिए भी. ठीक है. व्हाट इफेक्ट डिड द हेल स्टोन हैव ऑन द क्रॉप्स? अब भाई किसी भी क्रॉप के ऊपर जो है ओले गिरेंगे तो क्या होगा? खराब ही करेंगे ना क्रॉप्स को, वो सारी गिर जाएंगी और गिर जाने के बाद वो खराब हो जाएंगी. द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज मेनली, क्या है मेनली? वो होपफुल है. ठीक है, जॉयफुल नहीं, होपफुल है कि बारिश होगी. अब हमें, वेयर वॉज लैंकेज हाउस लोकेटेड? कहाँ पर लोकेटेड है वो? एज ऑफ द विलेज पर लोकेटेड है. वाई वर द बॉय हैप्पी इनिशियली? क्यों था खुश? क्योंकि उसे लगा जो हेलस्टोन है लुक लाइक अ फ्रोजन पर्ल्स, वो बिल्कुल फ्रोज किए हुए मोतियों की तरह है. एंजॉयड कलेक्टिंग दैम, और उसे इंजॉय करना, कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद था. हाउ डज द एक्सट्रैक्ट रिफ्लेक्ट लेंकोज डिपेंडेंस ऑन द नेचर? द एक्सट्रैक्ट शोज दैट लेंकोज लिवलीहुड डिपेंड्स एंटायरली ऑन रेन फॉर गुड हार्वेस्ट. एक्सट्रैक्ट से हमें पता लगता है कि लेंको का जो पूरा लिवलीहुड है, जो जीने का जो साधन है, वो एक अच्छी हार्वेस्ट पर डिपेंड करता है. हिज होप एंड सर्वाइवल आर लिंक टू द नेचुरल फोर्स. उसकी जो उम्मीद है वो सारी की सारी नेचुरल फोर्सेस पर डिपेंडेंट है, विच लेटर टर्न्स डिस्ट्रक्टिव, जो बाद में डिस्ट्रक्टिव हो जाता है. हाईलाइटिंग हिज कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द nature. Explain the use of imagery in the line covered with flowers that always promised a good harvest. The imagery of the field covered with good flowers create a visual picture of abundance and hope. It symbolizes Lenko's expectation of prosperous heart. वो reflect करती है कि लेंको की expectation को, जो क्या एक्सपेक्टेशन है उसकी? प्रोस्पेरस हार्ट, यानी कि एक हार्वेस्ट, यानी कि एक अच्छी खासी क्रॉप्स की कमाई बिफोर द सडन डिस्ट्रक्शन कोज्ड बाय द हेलस्टोन. दूसरा है Mrs. Slater, are you going to tell me you don't know this has been going on for years? क्या आप मुझे कहने वाली है कि आपको नहीं पता ये सब सालों से चल रहा है? Mrs. Jordan, well, I don't call it delicacy when you don't ever tell your own sister. Mrs. Jordan कहती है, well, मैं इसे डेलिकेसी नहीं कहूँगी जब आप अपनी खुद की बहन को ये चीज़ें ना बताएं. What relationship exists between Mrs. Slater and Mrs. Jordan? क्या रिलेशनशिप है उनकी? दोनों की दोनों बहनें हैं. कैसे पता लगा मुझे? मिसेस जॉर्डन, जब ओन सिस्टर, जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रही हैं, मिसेस जॉर्डन मिसेस स्लेटर को अपनी बहन कह रही है. ठीक है. व्हाट डज द वर्ड डेलिकेसी मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? डेलिकेसी का यहाँ पर क्या मतलब है? आई डोंट कॉल इट डेलिकेसी, यानी कि आई डोंट कॉल इट केयरफुल बिहेवियर. डेलिकेसी को यहाँ पर केयरफुल बिहेवियर कहा गया है. द कन्वर्जेशन रिफ्लेक्ट्स मेनली, क्या जो है रिफ्लेक्ट करती है? वो फैमिली टेंशन को रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है. हाँ जी. द टोन ऑफ मिसेस जॉर्डन इज एंग्री. एंग्री क्यों? क्योंकि वो, उनकी बातों से पता लग रहा है वो गुस्सा है कि तुम अपनी खुद की बहन को ये चीज़ें नहीं बताओगी. आप खुद की बहन को कब ये चीज़ें बताते हैं? जब आप गुस्सा होते हैं. व्हाट इशू इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द एक्सट्रैक्ट? इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन सी दिक्कत को डिस्कस किया जा रहा है? द इशू ऑफ सीक्रेसी एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली इज बीइंग डिस्कस्ड. एक दूसरे से सीक्रेट रखना और ना ही एक दूसरे से अच्छे से बात करना एक सबसे बड़ा कॉन्सर्न है जो इसके अंदर डिस्कस किया गया है. हु फील्स इग्नोर्ड इन द कॉन्वर्जेशन? मिसिस जॉर्डन को जो है वो इग्नोरेशन फील हो रहा है अपनी बहन से. हाउ डज द एक्सट्रैक्ट हाईलाइट स्ट्रेन्ड फैमिली रिलेशनशिप्स? द एक्सट्रैक्ट शोज टेंशन एंड लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द sisters. Their sharp words and accusations reveal selfishness and poor communication, including strained and unhealthy family relationships. What does this dialogue reveal about the character's attitude?
ये जो डायलॉग है ये दिखाता है कि दोनों बहनें क्रिटिकल है और सेल्फ सेंटर्ड है, उनके अंदर एक कोई दया की भावना नहीं है, ना तो कोई एम्पैथी है, एंड आर मोर कंसर्न्ड विद ब्लेमिंग ईच अदर देन मेंटेनिंग फैमिली हार्मनी। परिवार में सुख शांति रखने की बजाय वो ब्लेम करने में बिजी हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती थी। हाँ जी, 7th इज रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स A and B and now answer any one of the two। हाँ जी, फ्रॉम डस्ट ऑफ स्नो, इससे ये पैराग्राफ लिया गया है। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। व्हाट इज द बर्ड मेंशन इन द पोएम? कौन सी बर्ड को मेंशन किया गया है यहाँ पे इस पैराग्राफ में? कौन सा बर्ड है? क्रो। कौवा एक बर्ड ही होता है, राइट। द डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द डस्ट ऑफ स्नो किसको रेफर किया गया है? स्नोफ्लेक्स को, ठीक है। पोएम में यही पढ़ा गया था कि स्नोफ्लेक्स है वो चीज़ें। What effect did the falling snow have on the poet? जब बर्फ़ गिर रही थी तो उस पर पोएट के ऊपर किस प्रकार का असर जो है हुआ? उनका मूड चेंज हो गया था, ठीक है। द पोएम कन्वेज द मैसेज दैट, क्या मैसेज करती है कि ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ें ही ज़िंदगी बदल सकती है। कि देखो कैसे बर्फ़ गिर रही थी और अचानक इंसान का मूड चेंज हो गया, कितनी बड़ी बात है ये। हाँ जी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। विच ट्री डिड द डस्ट ऑफ स्नोफॉल? किस पर गिरी थी? हेमलॉक ट्री पर, ठीक है। राइट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द पोएट्स मूड बिफोर द इंसिडेंट। इंसिडेंट से पहले कैसे थे वो? सैड थे, डिप्रेस्ड थे, ग्लूमी थे, ठीक है। हाँ जी। हाउ डज द क्रो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द पोएट्स मूड? जो क्रो है वो एक्सीडेंटली शेक्स द स्नो ऑन द पोएट। जो क्रो है, जो कौवा है, उसने गलती से पोएट के ऊपर अपनी बर्फ झाड़ दी, ब्रेकिंग हिज ग्लूमी थॉट्स। दिस मोर अनएक्सपेक्टेड एक्ट रिफ्रेशेज हिज माइंड। और जब उनके ऊपर बर्फ गिरी तो ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्ट था उनसे उनका माइंड जो वो डाइवर्ट हो गया। हेल्प्स हिम रियलाइज दैट द इवन माइनर नेचुरल इंसिडेंट्स कैन क्रिएट पॉजिटिव चेंजेस। और इनसे ये चीज़ उन्हें पता चली कि जो छोटे छोटे नेचुरल इंसिडेंट भी हैं उनसे कितना बड़ा एक पॉजिटिव चेंज आ जाता है लोगों के अंदर। एक्सप्लेन द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या सिम्बोलाइज करती है? छोटे छोटे खुशी के पल जो है वो किसी का भी देखने का नज़रिया बदल सकते हैं। इट शोज दैट इवन ट्राइवियल इवेंट्स कैन रिमूव सैडनेस एंड रिस्टोर होप एंड प्रोस्पेरिटी। यानी कि छोटे से छोटा एक इवेंट भी इंसान की उम्मीद को और पॉजिटिविटी को बदल सकता है। दूसरा एक्सट्रैक्ट लिया गया है द फायर एंड आइस से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कि दुनिया जलकर ख़त्म होगी, कुछ कह रहे हैं कि दुनिया जमकर ख़त्म होगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना मैंने टेस्ट किया है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनकी बातों को महत्वता देता हूँ जो फायर में जलकर राख होंगे, जिनका मानना है कि धरती जलकर ख़त्म हो जाएगी। व्हाट डज द फायर सिम्बलाइजेज इन द पोएम? क्या जो है सिम्बलाइज कर रहा है? एंगर एंड डिज़ायर, ठीक है। एंगर एंड डिज़ायर इज़ द राइट आंसर। What does the ice represent? आइस क्या रिप्रेजेंट करती है? हेटरेड एंड कोल्ड। वो कहता है ना ही इज़ वेरी कोल्ड टूवर्ड्स मी। कोल्ड का मतलब क्या होता है कि वो जो है उनको पसंद नहीं करते हैं। द पोएट एग्रीज विद पीपल हु बिलीव दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। पोएट का मानना है कि जो लोग कहते हैं कि दुनिया जलकर ख़त्म होगी उसके लिए वही लोग सही है। द टोन ऑफ द पोएम इज़, कैसी टोन है पोएम की? रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। हाँ जी। वट ह्यूमन इमोशन इज एसोसिएटेड विद फायर? फायर से कौन से इमोशन को किया गया है? डिज़ायर, एंगर एंड पैशन को। पोएट का क्या नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। मैंने पहले भी कहा था पोएम और पोएट का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। हाउ डज द पोएट यूज फायर एंड आइस एज सिंबल ऑफ ह्यूमन इमोशंस? फायर से क्या? डिज़ायर उन्होंने एक्सप्रेस किया है, डिज़ायर, पैशन, एंगर। और आइस किस चीज़ के लिए? हेट्रेड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस के लिए। द पोएट यूजेज दीज सिम्बल्स टू शो हाउ एक्सट्रीम द इमोशन कैन लीड टू destruction. What message does the poem convey about human nature? The poem suggests that the uncontrolled human emotion like desire and hatred are destructive. जो uncontrolled human emotion जैसे desire और hatred है वो destructive है, यानी कि वो तबाही कर सकते हैं। It warns that both intense passion and emotional coldness can cause harm if not controlled. इंटेंस पैशन और इमोशनल कोल्डनेस वो दे सकते हैं अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो। इन 5 क्वेश्चन में से हमें किसी भी 4 को आंसर करना है। वाई डिड लेंको
हैव कंप्लीट फेथ इन गॉड, हाउ वॉज दिस फेथ टेस्टेड? उसे पूरी की पूरी भगवान के अंदर फेथ था, क्यों था, एंड ये उसकी फेथ को कैसे टेस्ट किया गया? लिंको जो है वो उसे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसका मानना था कि भगवान जो है वो हमेशा सच्चे और हार्ड वर्किंग लोगों की मदद करते हैं। उसकी फेथ का टेस्ट लिया गया जब एक जो है ओलावृष्टि हुई और उसने जो है उसकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लिविंग हिम हेल्पलेस एंड फोर्सिंग हिम टू डिपेंड एंटायरली ऑन गॉड फॉर सपोर्ट। जब उसकी बिल्कुल क्रॉप, उसकी जो जितनी भी खेती है वो बर्बाद हो गई और वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के सहारे बैठ गया। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज दैट फ्रीडम इज इनडिविजिबल? मंडेला का मानना है कि जो सच्ची फ्रीडम है वो एग्जिस्ट नहीं करती है अगर दूसरे लोगों को ऑप्रेस किया जाए। यानी कि आपकी खुशी के लिए अगर किसी और को ऑप्रेस किया हुआ है तो वो फ्रीडम नहीं है। उसका मानना है कि एज लॉन्ग एज एनी पर्सन इज डिनाइड फ्रीडम, जब भी किसी इंसान को फ्रीडम डिनाई किया जाएगा, नो वन कैन बी ट्रूली फ्री, कोई सच में फ्री नहीं है। फ्रीडम देयरफॉर मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। हर एक इंसान को फ्रीडम जो है वो शेयर करके रखना चाहिए। हाउ डिड द यंग सीगल ओवरकेम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग? यंग सीगल, हाँ जी, जिनको सीगल का मतलब नहीं होता पता, उन्हें उसे हम समुद्री चिड़िया भी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये पूछ रहा है कि जो सीगल है उसने अपना डर कैसे हटाया और हंगर का उसमें क्या रोल था। जो यंग सीगल है उसने अपना डर भगाया जब उसकी भूख ने उसको फोर्स किया कि वो खाने की तरफ भागे, जो है जंप करे अपने खाने की तरफ, हेल्ड बाय हिज मदर। उसकी जो डिज़ायर थी खाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी उसके डर से, और जैसे ही वो कूदा उसके विंग्स ने, उसके पंखों ने उसे सपोर्ट किया, गिविंग हिम कॉन्फिडेंस टू फ्लाई, जिससे उसे कॉन्फिडेंस मिला उड़ने का। वाई डज एनी decided to write a diary? How does she describe her feelings about having no true friends? एनी जो है उसने डिसाइड किया कि वो जो डायरी लिखेगी क्योंकि उसे अकेला महसूस होता है और उसका मानना है कि उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं है जिसके साथ वो अपने विचारों को बता सके। वो अपने आप को इमोशनली आइसोलेटेड कहती है एंड कंसीडर्स द डायरी अ ट्रूएस्ट कंपेनियन टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स फ्रीली। उसका मानना है कि जो उसकी डायरी है सिर्फ वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती है। वाई डिड वांडा पेट्रोन्स्की सिट इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास? वांडा पेट्रोन्स्की क्लास के आखिरी रो में क्यों बैठता था और ये उससे पर्सनैलिटी को कैसे डिस्क्राइब करता है? वांडा सेट इन द लास्ट रो बिकॉज शी वॉज पुअर। क्यों बैठती थी? क्योंकि वो गरीब थी, शर्मीली थी, एंड ऑफन मॉक्ड बाय द क्लासमेट्स उसको बहुत ज़्यादा मॉक करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। दिस शोज दैट शी वॉज क्वाइट, वो चुप थी, सेंसिटिव थी एंड लैक्ड कॉन्फिडेंस, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। शी प्रेफर टू रिमेन अननोटिस्ड रादर देन कन्फ्रंट अदर्स अबाउट देयर बिहेवियर। वो दूसरों को डांटने की बजाय चाहती थी कि वो खुद ही लोगों की नज़रों के सामने ना आए। इतना समझ आ रहा है सबको? कमेंट सेक्शन में आप बताना कोई डाउट हो तो, ठीक है। और अगर आप एक जो है और इनोवेटिव आइडिया दे सकते हो तो वो भी, वी आर ओपन टू एनी ऑफ द आइडियाज यू प्रेजेंट, ठीक है। हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस आंसर करने हैं इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 6 नंबर का, 3 नंबर के क्वेश्चन है ये। देखो जब भी 3 नंबर का क्वेश्चन हो ना, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 8 से 9 लाइनें, 8 से 9 लाइनें लिख दो, मोर देन इनफ है, ठीक है। बेफालतू में पेज नहीं भरना है आपने, एक पेज का आंसर लिख के आओगे कोई फायदा नहीं होगा। वाई डिड द डॉक्टर कंसीडर ट्रिकीज इलनेस टू बी रिजल्ट ऑफ ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि जो ट्रिकी की बीमारी है वो हुई है क्योंकि उसने ज़्यादा खाया और ना ही एक्सरसाइज की। हाउ डिड हिज ट्रीटमेंट हेल्प द डॉग रिकवर? उसके ट्रीटमेंट ने कैसे मदद किया डॉग को रिकवर करने में? द डॉक्टर रिलीज दैट ट्रिकी वॉज ओवर फेड राइस फूड, रिच फूड एंड गिवन नो एक्सरसाइज। डॉक्टर को पता लगा कि भाई ट्रिकी खाना तो बड़ा अच्छा खा रहा है लेकिन उसको ये एक्सरसाइज ही नहीं करा रहा, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ी और मोटापे की वजह से इलनेस बढ़ी। ही ट्रीटेड ट्रिकी बाय कीपिंग हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा और उसको रोज एक्सरसाइज कराया, विच ग्रेजुअली रिस्टोर्ड हिज हेल्थ। ये सिर्फ डॉग्स के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी सच है।
एंड हमारे देश की 60% प्लस जनता इसी बीमारी से जूझ रही है जो इस कुत्ते के साथ हुआ है। Why does हरी सिंह डिसाइड नॉट टू स्टील अनिल्स मनी? हरी सिंह ने क्यों डिसाइड किया कि वो अनिल का पैसा नहीं चुराएगा? What does this decision रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर? हरी सिंह ने डिसाइड किया कि वो अनिल का पैसा नहीं चुराएगा क्योंकि अनिल जो है वो उस पर भरोसा करता है और उसे जो है काइंडनेस से सिखाता है। ठीक है, ही रियलाइजेज दैट एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। उसका मानना है कि पढ़ाई जो है वो पैसे से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। शोइंग हिज मोरल ग्रोथ एंड डिज़ायर टू चेंज इनटू द ऑनेस्ट पर्सन, जो उसकी मोरल ग्रोथ और उसका चाहता है कि वो एक सच्चा और अच्छा इंसान बने। हाउ डिड एजुकेशन चेंज भोलीज लाइफ एंड पर्सनैलिटी? भोले की ज़िंदगी और पर्सनैलिटी को कैसे चेंज किया एजुकेशन ने? एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प हर गेन कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। एजुकेशन ने भोली को ट्रांसफॉर्म किया एक टिमिड, बिल्कुल एक जो है बहुत ही शर्मीली और डरी हुई लड़की से एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल के अंदर। उसने उसकी मदद की सेल्फ रिस्पेक्ट और करेज पाने में और इनेबल किया टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रिफ्यूज एंड अनफेयर मैरिज प्रपोजल। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उसने एक अनफेयर मैरिज प्रपोजल को मना कर दिया। ठीक है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चन अबाउट 100 and 120 वर्ड्स। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 पेज, 1 पेज। ठीक है, हाँ जी, 2 पेज मतलब कि 1-1.5 पेज, कुछ इतना ही लिख सकते हो आप। मंडेला सेज दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। मंडेला का मानना है कि जो करेज है, करेज का मतलब ये नहीं होता कि आपको डर ना लगे। उसका मतलब यह है कि आपका जो करेज है वो डर से बड़ा है, आपकी जो हिम्मत है वो डर से बड़ी है। इमेजिन करो कि तुम एक स्टूडेंट हो और आप जो है मंडेला की इनॉग्रेशन सेरेमनी को अटेंड कर रहे हो। आपको एक पैराग्राफ लिखना है ये डिस्क्राइब करते हुए कि हाउ हिज आइडियाज़ अबाउट फ्रीडम एंड करेज इंस्पायर यू इन योर पर्सनल लाइफ एंड सोसाइटी टुडे। आज की ज़िंदगी में उनके विचारों से आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ा है आपकी पर्सनल लाइफ में। अटेंडिंग नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन, देखो नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के लीडर थे। ठीक है, जिन्होंने फाइट किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, क्योंकि उस टाइम पे ब्लैक एंड वाइट लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा इनजस्टिस होता था। कोई भी ब्लैक पर्सन था उसको बहुत अनफेयरली, उनको बिल्कुल अछूत की तरह ट्रीट किया जाता था, जैसे वो कोई कॉन्टैमिनेटेड बीमारी लेके घूम रहे हैं। बुरे तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता था और उनको हक भी नहीं दिया जाता था किसी भी चीज़ के अंदर। तो इस अनफेयर ट्रीटमेंट, क्योंकि नेल्सन मंडेला खुद एक पर्सन थे जिनके साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ था, तो उन्होंने इसके खिलाफ अच्छे से पढ़ लिख कर उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वो पहले ऐसे लीडर बने जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई एंड वो जीते। और जहाँ से एक नया रूल पास हुआ कि आज के बाद उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ब्लैक पीपल्स के खिलाफ। तो नेल्सन मंडेला की इनॉग्रेशन को अटेंड करना वॉज अ डीपली इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। एक बहुत ही डीपली इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस होगा। हिज बिलीव दैट करेज इज courage is the triumph over fear teaches me that challenges should be faced bravely, not avoided. उनका मानना था कि जो डर है वो छोटा पड़ जाता है आपकी हिम्मत के सामने। उनकी ये बातों को सीखकर मुझे ये पता चला कि जो आपकी हिम्मत है, आपको कोई भी दिक्कत को हिम्मत से फेस करना चाहिए, उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए। ठीक है, मंडेला स्ट्रगल शोज दैट फ्रीडम इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन इट इज शेयर्ड इक्वली। जैसे मैंने देखा कि जो फ्रीडम है उसका मज़ा तभी आता है जब वो सब में बराबर बट रही हो। हिज लाइफ मोटिवेट्स मी टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस। उनकी ज़िंदगी से मुझे ये प्रभाव मिला कि मैं इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा हूँ एंड डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। इवन इन पर्सनल लाइफ, मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिज वर्ड्स एनकरेज मी टू ओवरकम फियर। उनके शब्दों से मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं अपने डर को भगा दूँ ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशन सच एज एग्जामिनेशंस और फेलियर्स। मंडेलाज आइडियाज़ रिमाइंडेड मी दैट ट्रू लीडरशिप रिक्वायर्स सैक्रिफाइस। मंडेला से मुझे आइडिया मिला कि जो अच्छी लीडरशिप है उसके लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, पेशेंस और मोरल स्ट्रेंथ। हिज विजन ऑफ इक्वालिटी इंस्पायर्स यंग पीपल लाइक मी टू वर्क फॉर अ फेयर, पीसफुल एंड यूनाइटेड सोसाइटी। हाँ जी, Annie treats her diary as a close friend and names it Kitty.
सपोज एनी वर अलाइव टुडे, अगर वो एनी जिंदा होती एंड हैज़ एक्सेस टू सोशल मीडिया, हाउ डू यू थिंक शी वुड एक्सप्रेस हर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? शॉर्ट आंसर, भाई वो कैसे एक्सप्रेस करती है? वो सोशल मीडिया का यूज़ करती है, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, यहाँ पर अपने थॉट्स को लिख कर, बोल कर, वीडियोज़ बनाकर व्यक्त करती। इफ़ एनी फ्रेंड वर अलाइव टुडे शी वुड प्रोबेबली एक्सप्रेस हर थॉट्स थ्रू ब्लॉग्स, ब्लॉग से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बताती, लाइक हर डायरी, दीज प्लेटफॉर्म्स वुड बिकम अ स्पेस वेयर शी कुड फ्रीली शेयर हर इमोशंस, फियर एंड होप्स, जहाँ पर वो अपने डर को और ही होप्स को जो है वो बता पाती। एंड यू वुड राइट ऑनेस्टली अबाउट हर डेली स्ट्रगल्स, वो अपनी डेली की स्ट्रगल्स को बताती, सोशल इश्यूज़ के बारे में बताती, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटी। हर पोस्ट वुड रिफ्लेक्ट हर शार्प ऑब्जर्वेशंस एंड सेंसिटिविटी एंड मेच्योरिटी बियॉन्ड हर एज। उम्र, चाहे मेच्योरिटी का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। कुछ लोग 50 साल के होकर भी नादान कहलाते हैं और कुछ बच्चे 15 साल के होकर भी मेच्योर कहलाते हैं, ठीक है। जस्ट एज किटी गेव हर कंफर्ट, जैसे किटी ने, उसकी डायरी ने उसे कंफर्ट दिया, सोशल मीडिया वुड हैव हेल्प्ड हर कनेक्ट विद others facing the similar emotions. However, she would still value privacy and use platforms thoughtfully to express truth and emotions. हाँ जी, answer any one of the following two questions in about 120 words. Hari Singh undergoes a moral transformation in the story. Imagine you are Hari Singh, write a diary entry the night you decide to return Anil's money, write a diary entry to express your thoughts, guilt and, देखो डायरी एंट्री क्या होता है? डायरी एंट्री के अंदर आप जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हो, ठीक है। आप शुरुआत कर सकते हो, डियर डायरी, आप अपनी पूरी दिनचर्या बताओ, आज सुबह मैं इतने बजे उठा, मैंने ये खाया, ये चीज़ें देखकर मुझे बुरा लगा, ये चीज़ें देखकर मुझे अच्छा लगा, ये आज मेरे मन में ये विचार आया, इस विचार को सोचकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली, जिससे मैंने खुश होकर काम किया, आज मेरा काम करने का बिल्कुल मन नहीं था, आज खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। ऐसे ही रोज़मर्रा की बातें, ठीक है। और आप अपनी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे शेयर करते हो। आज मैंने रियलाइज़ किया द ट्रू मीनिंग ऑफ ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, आज मुझे पता लगा कि सच का और ऑनेस्टी का कितना बड़ा महत्व है। जब मैंने अनिल का पैसा चुराया, मुझे गिल्टी फील हुआ था खुश होने के बजाय। अनिल मुझ पर इतना ज़्यादा भरोसा करता है, कभी मेरे इंटेंशंस को उसने जो है शक नहीं किया। उसकी काइंडनेस एंड विलिंगनेस टू टीच मी मेड मी अंडरस्टैंड दैट एजुकेशन इज़ फार मोर वैल्यूएबल देन स्टोलन मनी। उसकी काइंडनेस की वजह से मुझे पता लगा कि जो पढ़ाई है वो ज़्यादा ज़रूरी है पैसे से। पैसा लौटा कर मुझे जो है शांति मिली। आई डो नॉट वॉन्ट टू लिव इन अ लाइफ ऑफ क्राइम एनी मोर। अब मैं जो है क्राइम की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता हूँ। मैं एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ और मेहनत कर कर इज्जत कमाना चाहता हूँ। अनिल्स फेथ एंड चेंज मी। आई एम डिटरमाइंड टू स्टार्ट न्यू लाइफ बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड लर्निंग. Bholi's refusal to marry Bishambar challenges social evils like dowry and discrimination. Write a paragraph analyzing Bholi's character and explaining how education helped her become a symbol of self-respect and empowerment. भोली जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है एम्पावरमेंट का। क्यों है? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। इनिशियली वो शर्मीली थी, डरी हुई थी, नेग्लेक्टेड थी बिकॉज ऑफ अपीयरेंस एंड स्टैमर। एजुकेशन ट्रांसफॉर्म्ड हर पर्सनैलिटी बाय गिविंग हर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। जितने ज़्यादा आप नॉलेजफुल होते हो, जितने ज़्यादा आप एजुकेटेड होते हो, आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। व्हेन बिशाम्बर डिमांड्स डाउरी, भोली करेजियसली रिफ्यूज टू मैरी हिम। जैसे ही बिशाम्बर ने दहेज मांगा, भोली ने उसे देने को मना कर दिया। चैलेंजिंग सोसाइटी इविल्स लाइक डाउरी एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल्स। हर डिसीजन प्रूव्स दैट एजुकेशन इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड स्टैंड अगेंस्ट जस्टिस। उसकी इन्हीं बातों से हमें पता लगता है कि हमें जो है गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए और इंडिपेंडेंटली हमें सोचना चाहिए, ठीक है। भोलीज करेज इंस्पायर सोसाइटी टू वैल्यू गर्ल्स इक्वली। भोली की इस करेज को देखकर सोसाइटी में ये एक एनकरेजमेंट आता है कि लड़कियों को सही तरीके से ट्रीट किया जाए। एंड हाईलाइट दैट ट्रू ब्यूटी लाइज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो असली खूबसूरती है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस में है और सेल्फ रिस्पेक्ट में है, डिग्निटी में है, रादर देन फिजिकल अपीयरेंस में ना होने के बजाय। और यहीं पर हमारे सभी क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में आप अपने हर एक डाउट को मुझे बताओ, मैं आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूँगी, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। दैट्स इट फॉर टुडे।